ये विद्यार्थियों, आज अपने कक्षा 12 की चित्रकला भारतीय कला भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका जो बोर्ड में पेपर आएगा वो अंक भार व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। 3 यूनिट्स हैं, तीनों यूनिट्स में 8.5, 8.5 और 7 नंबर से डिवाइड हो गया। टोटल आपका 24 नंबर का पेपर है। पहली यूनिट में अपने मध्यकालीन भारतीय चित्रकला में दक्षिणी चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दक्षिणी शैली की कलागत विशेषताएं, दक्षिणी चित्रशैली के प्रतिनिधि चित्रों का अध्ययन करेंगे। 3 इसके पीरियड्स लगेंगे और अंक भार होगा 1 नंबर। 1 नंबर का मतलब इसमें से पेपर आएगा। चलिए अब अपने देखते हैं। ये आपका लेसन है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको मोटा मोटा बता दें, 14वीं शताब्दी से ये स्टार्ट हुआ था। 1300 से 36 से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की। ये 2 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने दक्षिणी चित्रशैली का प्रतिनिधित्व किया था। इन दोनों रियासतों के मध्य संघर्ष आपस में चलता रहा। कारण था क्षेत्र वृद्धि का। बहमनी सल्तनत सोचती थी कि हम विजयनगर साम्राज्य में, ये हमारे अंडर आ जाए और हम दक्षिण का पूरा भाग ले लें। और विजयनगर साम्राज्य कह रहा था कि उत्तर को अगर पाना है तो बहमनी सल्तनत को हराना पड़ेगा। इसीलिए दोनों में खींचातानी चलती रही। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई थे, हरिहर व बुक्का। चलिए अब आपको मैप में बताते हैं हरिहर और बुक्का के बारे में। हाँ जी, ये है आपकी विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का 2 भाइयों ने बनाया था। इसकी स्थापना की। पहले ये हम्पी के थे। हम्पी ये रहा। ये जो बाउंड्री है ये विजयनगर साम्राज्य की है। बहमनी सल्तनत 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। चलिए पहले अपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। संस्थापक थे हरिहर व बुक्का, 2 भाई। विजयनगर साम्राज्य सनातन धर्म, संस्कृति, कला व साहित्य से ओतप्रोत रही। यहाँ लेपाक्षी वीरभद्र नामक एक मंदिर है जो कि सनातन धर्म से संबंधित ही है। वहाँ विजयनगर साम्राज्य में सनातन धर्म से संबंधित है तो सनातन धर्म की कला ही आएगी। तो उसमें क्या हो गया, शिव के विविध अवतार आएंगे, भगवान विष्णु के चित्र आएंगे, दिव्य प्राणी, संत, संगीतज्ञ इत्यादि इनके चित्र आएंगे। यहाँ एक राजा थे, राजा कृष्णदेव। इनका शासनकाल जो है विजयनगर चित्रकला के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। चित्रों में अधिकांशतः अजंता से प्रेरित हैं और अपभ्रंश शैली में भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में हो गया। यहाँ एक मेरे ध्यान में आ रहा है, एक राजा थे राम राय। उनका नाम था राम राय। उनसे इन्होंने हरिहर व बुक्का ने ये राज्य छीना था राम राय से। चलिए
अब अपने पढ़ते हैं बहमनी सल्तनत के बारे में। बहमनी सल्तनत से पहले अपने को जानना जरूरी है, ये किताब में नहीं दे रखा। बहमनी से पहले वहाँ मोहम्मद तृतीय एक शासक रहा था। शासक क्या था, ये 9 वर्ष का था, बच्चा था अभी। तो बच्चा था तो इसका पूरा का पूरा कार्यभार देखता था महमूद गवां। यह एक वजीर था, इसका नाम था ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां की इसको उपाधि दी थी किसने? मोहम्मद तृतीय ने। मोहम्मद तृतीय था तो इसका शासन कौन देखता था? इसकी माता देखती थी और मोहम्मद गवां नाम का एक प्रधानमंत्री था, ये देखता था। धीरे धीरे इसकी सूझबूझ, यह बहुत विद्वान आदमी था, ये पेशवा एक बन गया। इसने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, क्योंकि मोहम्मद तृतीय जो था वो छोटा था, बालक था। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसने पेशवा होने के नाते इसने अपनी पावर का सदुपयोग किया। अपनी पावर का सदुपयोग किया कैसे? मालवा को जीता। मालवा ये वाला प्रदेश, ये मालवा का प्रदेश है, इसने ये प्रदेश जीता। विजयनगर साम्राज्य का ये गोवा बंदरगाह, ये जो गोवा बंदरगाह था, ये वाला पार्ट, ये विजयनगर साम्राज्य से इसने ले लिया मोहम्मद गवां ने। और वहाँ इसने एक काम और किया, प्रांतीय प्रणाली अपनाई। पहले तो 4 प्रांत थे, इसने चारों को बांट के 8 प्रांत और कर लिए, 4 और जोड़ दिए। 4 कौन से प्रांत थे? बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद, तेलंगाना। अब इन्हीं के 2-2 पार्ट और इसने आगे कर दिए। बरार को बांट दिया इसने, गाविल और महूर कर दिया। गुलबर्गा, बीजापुर, खुद गुलबर्गा हो गया और एक बीजापुर हो गया। दौलताबाद में दौलताबाद और जुन्नार कर दिया। तेलंगाना में राजमुंद्री और वारंगल, ये कर दिए। इसने बहुत अच्छे काम किए, विद्वान आदमी था, पावर का सदुपयोग किया। थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेकर इन्हीं से इसने क्या किया? खालसा भूमि की एक स्थापना की। व्यवस्थित पैमाइश की, भूमि की, गांवों की सीमा निर्धारण की, लगान निर्धारित किया। बीदर में महाविद्यालय बनाया। बीदर में महाविद्यालय बनाया। बीदर कहाँ है? आइए अपने देखते हैं। ये रहा बीदर, ये रहा बहमनी सल्तनत का। यहाँ इसने महाविद्यालय बनाया। ग्रंथ भी लिखे इसने, विद्वान आदमी था। तो रोजत उल इंशा, दूसरा था दीवाने अत्र, ये 2 ग्रंथ लिखे। इसने एक काम जो किया वो बहुत अच्छा किया था। मोहम्मद तृतीय छोटा था, बालक था, और कुछ बड़ा हुआ बाद में। तो इसने एक काम किया कि ईरान, इराक, मिस्र और टर्की के सुल्तानों को पत्र व्यवहार किया। पत्र व्यवहार इसीलिए किया कि हमारे राज्य में कोई भी विपदा आएगी तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन ये इसको भारी पड़ गया। यहाँ 2 गुट थे बहमनी सल्तनत में, अफाकियों का और दक्कनियों का। अफाकियों का था, उन्होंने, अफाकी कहते हैं अमीर आदमी, अमीरों का, ठीक है। इन्होंने कहा
क्या किया, कानाफूसी की किसको, मोहम्मद तृतीय को, कि भाई ये राजद्रोह का कार्य कर रहा है और बेचारे की इसकी अलगी, राजद्रोह किया तो इसको सज़ा दे दी गई फांसी की। फांसी की सज़ा हो गई मोहम्मद गमा को। फिर उसके बाद में लास्ट शासक मोहम्मद तृतीय के बाद में कौन सा बना, कलीमुल्ला, 1538 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और फिर बाद में बहमनी सल्तनत अब आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी, दोबारा इसकी जो ये मैंने बताए थे, ये पूरे के पूरे प्रांत ये सब नष्ट करके दोबारा रिस्टार्ट होगी ये बहमनी सल्तनत। सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसका दूसरा नाम था हसन गंगू, उसके बाद में एक शासक आया फिरोज शाह बहमनी। यह कला प्रेमी था, विद्वान था, अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, उर्दू आती थी, फारसी आती थी, तुर्की था ये मंदा, गणित विज्ञान का प्रेमी था, ये भी जानता था। ये शासक धर्मभीरु थे। धर्मभीरु का अर्थ है कि ये मुस्लिम धर्म से संबंधित थे और पूरी कट्टरता के साथ ये अपना धर्म निभाते थे। कला में ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ईरान से थे तो संभव ही है 101% के ईरानी प्रभाव चित्रकला में भी आएगा। उत्तर व दक्षिण के मध्य सेतु का कार्य किया किसने, बहमनी सल्तनत ने। कैसे, उत्तर व दक्षिण के मध्य सेतु का, ये दक्षिण भारत आ गया, भारत का दक्षिण पार्ट आ गया। इसमें भारत के दक्षिण पार्ट में आप देखेंगे, ये देखिए ये दक्षिण का पार्ट आ गया। तो यहाँ से लेकर ये दक्षिणी भाग आ गया। तो मध्य सेतु का कार्य कैसे किया, मध्य में बहमनी सल्तनत ही आती है। तो वहाँ से जब भी कला संस्कृति आएगी, कोई भी चीज़ आएगी, तो यहाँ से होकर ही दक्षिण में आएगी। तो सेतु का मध्य यहाँ मिश्रित कला हो जाएगी धीरे धीरे। कैसे होगी बाद में देखेंगे। ईरानी शैली थी, दक्षिणी शैली ईरानी शैली थी, लेकिन मुगल काल की मुगल कला पूर्णतः नहीं थी। हरमन गोएटे जो एक विद्वान हुए हैं, अपने इतिहासकार चित्रकला के, इन्होंने कहा है कि दक्षिणी ईरानी और अरेबियन के मिक्स से बनी है दक्षिणी शैली। उत्तरी ईरानी व तुर्की के मिलन से बनी है मुगल शैली। बहमनी व विजयनगर की सल्तनत थी, इनके बीच में आपस में तकरार चलती रहती थी, वही क्षेत्र विवाद के कारण। तो इसलिए कई बार इनके मध्य युद्ध हुए तो विजयनगर को ये हरा नहीं पाए। तो बहमनी सल्तनत धीरे धीरे ये 5 भागों में बट गई, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बीदर हो गई। इन्होंने क्या किया, एक सजेशन इन सुल्तानों ने सलाह बनाई कि अपने मिलकर सभी, वैसे तो ये बंट गई, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बिरार में ये बंट गई। तो अलग अलग
सुल्तान इकट्ठे हुए। इन्होंने कहा कि वैसे तो हरा नहीं पाएंगे, अपने विजयनगर को हरा देते हैं। एक बार इन्होंने हरा भी दिया। बाद में ये दोबारा ये वाला जो क्षेत्र गोवा वाला जो मैंने बताया कि ये इन्होंने जीता था, तो ये पूरी बाउंड्री ये यहाँ तक था विजयनगर साम्राज्य। तो इन्होंने मिलकर इसको हरा दिया और विजयनगर छोटा हो गया। उस समय इनकी अहमदनगर की राजधानी थी जुनार, बीजापुर की नौरसपुर, गोलकुंडा की गोलकुंडा, बिरार की एलिचपुर, बीदर की बीदर। अहमदनगर और बिरार दोनों एक हो गए। बाद में जीतने के बाद में अहमदनगर ने बिरार को अपने में मिला लिया और बीजापुर ने बीदर को, और गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य रहा। ये 3 राज्य आ जाएंगे। कौन से? अहमदनगर, और बीजापुर और गोलकुंडा। चलिए अब इन तीनों के बारे में कला का जो विकास होगा, पहले तो लड़ाइयाँ चलती रहीं, कला का विकास होगा इन 3 सल्तनतों के बीच में। विजयनगर साम्राज्य हिंदू राष्ट्र था, तो बहमनी में कौन सा प्रभाव आएगा? मुस्लिम होने के नाते दक्षिणी ईरानी और अरेबियन अरब सागर से जो कला आई, चित्रकार आए, उन्होंने बनाया, मिक्स होकर वही बनी दक्षिणी शैली। अब दक्षिणी शैली हो गई। अब अपने पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के। पहला है अपना अहमदनगर। अहमदनगर में सुल्तान हुसैन निजाम शाही, यहाँ एक निजाम शाही वंश चला। कहाँ? अहमदनगर में निजाम शाही। इसकी मृत्यु के बाद में इसके बच्चे थे 2, मुर्तज़ा और बुरहान। मुर्तज़ा बड़ा था तो बुरहान अभी पैदा ही नहीं हुआ था, गर्भ से थी इसकी माँ। तो मुर्तज़ा छोटा था तो माँ इसका राज्य संभालती थी, और बुरहान बाद में पैदा हुआ। दोनों भाइयों में जब ये वयस्क हुए तो आपसी में खींचातान चली, तो दोनों के बीच में लड़ाई रहने लगी। माँ राज्य संभालती थी, मुर्तज़ा राजा था उस समय। बुरहान ने बगावत की और अकबर की सहायता से मुर्तज़ा को हराकर इसने अहमदनगर पर अपना कब्ज़ा कर लिया। मुर्तज़ा के समय एक ग्रंथ लिखा गया, तारीख़-ए-हुसैन शाही। इस ग्रंथ को मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप उसमें देख सकते हैं कैसा है ये। इसके ऊपर मालवा का जो ग्रंथ था, मालवा का ये भाग, मालवा का ग्रंथ था नियतनामा। इसका प्रभाव पड़ा किस पर? तारीख़-ए-हुसैन शाही ग्रंथ पर। हुसैन निजाम शाही के विवाह का इसमें चित्र है। हुसैन निजाम शाही के, जिनकी अभी मृत्यु हुई थी, उनके विवाह का एक दृश्य है जिसमें नारियां, 7-8 नारियां खड़ी हैं, और उनकी जो वेशभूषा है, उत्तरी भाग की जो नारियों की वेशभूषा होती है वो है। रागमाला चित्रावली हुई है इस अहमदनगर में। इस चित्रावली में राग हिंडोल नामक एक प्रमुख चित्र है। अब अहमदनगर की चित्रों की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। देखिए, इनकी अलग अलग विशेषताएं रही हैं, अलग अलग नगरों की, अलग अलग चित्रों की इनकी मुख्य विशेषताएं रही हैं।
मुख्य विशेषता रही है अहमदनगर की, ऊंचा गोलाकार क्षितिज है ये वाला। ऊपरी जो भाग होता था ये एक इस्पाट रंग से भरा जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुगलिया प्रभाव पड़ने लगा तो यहाँ चमकदार रंग, सुनहरी आसमान व अलंकृत प्रकृति स्टार्टिंग होने लगी। ये मुगलिया प्रभाव आने लगा धीरे धीरे। ये हो गया अपना अहमदनगर। अब आइए अपने बीजापुर। बीजापुर चलते हैं। बीजापुर कर्नाटक में है और हैदराबाद से यह 450 किलोमीटर दूर है। कहीं जाओ तो बहुत ही अच्छा राज्य ये देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे अवशेष मिलेंगे। बीजापुर के किले में 6 गेट हैं और 10 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र है। वहाँ बाउंड्री वॉल में वहाँ पानी भरा जाता था। 120 तोपें थी और सबसे बड़ी तोप थी मल्लिकाए मैदान। बीजापुर के किले को दक्षिण भारत का आगरा भी कहा जाता है। बीजापुर मिला था बीदर मिला था। क्षेत्र विस्तार हुआ था तो अहमद शाह वली, बीदर में एक राजा था अहमद शाह वली, वहाँ बीदर दुर्ग उसने बनाया और बीदर दुर्ग के अंदर एक रंग महल बनाया था जिसमें बेल बूटों का चित्रण किया गया है। सुल्तान इस्माइल आदिल शाह, यह एक स्वयं राजा था बीजापुर का जो खुद एक चित्रकार था। सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम, बाद में इसके बाद ये सुल्तान बना। तो 1558 ईस्वी में इसकी शादी हुई। किसके साथ? चांद सुल्ताना के साथ। चांद बीबी जिसे बोलते हैं, उनका बचपन का नाम था चांद खातून। वो स्वयं में एक चित्रकार थी, खगोल विद्या की जानकार थी। उन्होंने एक चांद बीबी ने, चांद सुल्ताना ने एक ग्रंथ लिखा नुजूम अल उलूम। सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम की मृत्यु के बाद वे बीजापुर से अहमदनगर आ गई थी। ठीक है। जहांगीर कालीन चित्रकला का यहाँ प्रभाव देखने को जान पड़ता है बीजापुर में, क्योंकि धीरे धीरे मुगलियाई प्रभाव यहाँ पर दिखाई देने को लगा। चेहरा चमकदार, पृष्ठभूमि साधारण लेकिन हरी भरी। कैसे दिखाते हैं? ये दक्षिणी चित्रशैली की मुख्य विशेषता है। सुनहरा कर दिया था क्योंकि मुगलिया प्रभाव आ गया था तो ये सुनहरा हो गया भाग। चेहरे जो फेस बनाए गए हैं वो चमकदार हैं। पृष्ठभूमि साधारण है, मतलब एक सिंपल स्पॉट, और हरे रंग से और हरी भरी है, हरे रंग से इसको भरा गया है। सघन वर्ण में स्त्रियां, ये मुख्य चित्र हैं। कौन कौन से? इसमें कई बार प्रश्न बन जाता है। सघन वन में स्त्रियां, हाथियों की लड़ाई, चांद बीबी पोलो खेलते हुए। और धीरे धीरे जब ये 15वीं शताब्दी से 1538 के लमसम इसकी स्थापना हुई थी मौलिक बीजापुर की, तो धीरे धीरे ये 16वीं शताब्दी तक आते आते यह अपनी मौलिकता कौन सी? ये प्रभाव, जहांगीर कालीन चित्रकला का प्रभाव, चमकदार चेहरे, साधारण हरी भरी, तो धीरे धीरे इनोवेशन होता रहा और ये अपनी शैली 16वीं शताब्दी में आते आते अपनी मौलिकता खो बैठी। बीजापुर के बाद में अपने पढ़ते हैं गोलकुंडा के बारे में। गोलकुंडा कुतुबशाही सुल्तानों के अधीन थी। 1550 ईस्वी में इब्राहिम कुतुबुद्दीन
शासक बना, जो कि ईरानी था। गोलकुंडा में मैंने बताया कि यह एक स्वयं स्वतंत्र राज्य रहा। 1550 ईस्वी में इब्राहिम कुतुबयान शासक बना, ईरानी था। राजधानी उसने बनाई हैदराबाद। व्यापारी केंद्र गोलकुंडा रहा। गोलकुंडा एक व्यापारी केंद्र रहा है। तो यहाँ जो मेन काम होगा, ये इधर से भी व्यापारी केंद्र आएगा, ये भी यहाँ से होके जाएंगे, और बीजापुर वाले भी यहाँ आते जाते रहते थे। तो तटीय के साथ साथ यहाँ धनाढ्य लोग बहुत रहे हैं, धनवान आदमी रहे हैं, तो व्यापार का मुख्य केंद्र यही रहा। इसलिए यहाँ पे एक गोलकुंडा एक चीज़ के लिए और विख्यात है, डायमंड के लिए, हीरों के लिए गोलकुंडा रहा है विख्यात। मैना और स्त्री नामक चित्र गोलकुंडा का जो है वो बहुत ही सुंदर अंकन किया गया है उसका, जो कि अब डबलिन के चेस्टरबरी संग्रहालय में संग्रहित है। यहाँ एक राजा होते थे, मोहम्मद कुतुब शाह। इन्होंने दरबारी दृश्यों का चित्रण करवाया और मुखातियों का निर्माण करवाया। यहाँ की मुख्य विशेषता है गोलकुंडा शैली में उमरावों, दरबारियों व राग रागनियों के चित्र बने हैं। गोलकुंडा में ही तुज़ुक-ए-आसफ़ी नामक एक चित्रित ग्रंथ है, जिसमें बहुत ही अच्छा नारियों के चित्रण देखने को मिलते हैं। गोलकुंडा शैली मुख्यतः नारी चित्रण से ओतप्रोत रही है। 16वीं शताब्दी के आते आते यहाँ पर मराठाओं ने आक्रमण कर दिया और धीरे धीरे यहाँ पर मराठाई चित्रकला का व मीनाकारी का प्रभाव देखने को मिला, और 16वीं शताब्दी के अंत में आते आते यह भी अपनी गोलकुंडा मौलिकता नष्ट हो गई। धन्यवाद। आज आपने अध्याय 1 दक्षिणी शैली का चित्रण किया है।